पप्पू और स्वीटी में बहुत भयानक वाला प्यार था। साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे दोनों। 5 साल पहले पप्पू और स्वीटी ने जमाने से लड़कर कर ली शादी। अब ये फिल्म होती तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाती, लेकिन ये तो थी रियल लाइफ। तो शादी के 2 महीने बाद से ही पड़ोस वाली आंटी स्वीटी से पूछती, बेटिया लड्डू कब खिलाओगी? सहेलियां कहती, मौसी कब बनाओगी? पप्पू कहता, जानू ये कब कहोगी कि मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है? स्वीटी शर्मा कर रह जाती। लेकिन कुछ और महीने बीते और फिर बीते कुछ साल, और स्वीटी और पप्पू ने पाया कि बहुत कोशिशों के बाद भी वो मम्मी पापा नहीं बन पा रहे। किसी ने पूछा, इलाज करवा कर देखा क्या? हाय, मैं हूं प्रतीक्षा और आप किसी फर्टिलिटी क्लिनिक का विज्ञापन नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं म्याऊं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं औरतों से जुड़े मसले। और आज हम एक ऐसे मसले पर बात कर रहे हैं जो आपके घर से लेकर आपके पड़ोसियों से लेकर संसद तक में डिस्कस हो रहा है। पप्पू स्वीटी को बच्चा काहे नहीं हो रहा? तो दोस्तों, लोकसभा के विंटर सेशन में कल पास हो गया असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल, यानी बच्चा करने के तकनीकी तरीकों का ख्याल रखने वाला बिल। तकनीकी तरीके जैसे आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर सरोगेसी। और हाँ, जो बाबा तांत्रिक बोलते हैं ना कि उनके आशीर्वाद से बेबी हो जाएगा, बस एक बार हमारी गुफा में ले आओ अपनी पत्नी को, वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में शामिल नहीं होता, उसे फ्रॉड कहा जाता है। तो शॉर्ट में एक डॉक्टर से सबसे पहले आप जान लीजिए कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आखिर क्या है। देखिए, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल तरीके से कंसीव नहीं कर सकते उनको हम असिस्ट करते हैं कि उनकी प्रेगनेंसी हो सके। अब ये क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? प्रॉब्लम हस्बैंड में भी हो सकती है, प्रॉब्लम वाइफ में भी हो सकती है। अब इसके जो बेसिक टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं, सबसे बेसिक है आईयूआई, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें क्या है कि फीमेल बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम, उसका यूट्रस भी ठीक है, उसके एग्स भी ठीक बन रहे हैं। लेकिन जो मेल है, मेल फैक्टर है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। या तो उनके स्पर्म काउंट लो है या स्पर्म्स है ही नहीं। अगर स्पर्म्स नहीं है तो हम क्या करते हैं, डोनर ले लेते हैं, डोनर स्पर्म्स ले लेते हैं। आपने देखा होगा, विक्की डोनर मूवी सभी ने देख रखी होगी। तो उसमें है कि स्पर्म बैंक्स होते हैं, हमारी कंट्री में बहुत सारे स्पर्म बैंक्स हैं। और स्पर्म बैंक से किसी भी डोनर का लेते हैं। हालांकि डोनर की डिटेल्स हम उसको नहीं, हम वी आर नॉट अलाउड लीगली कि उनको बताएं कि डोनर का डिटेल क्या है। स्पर्म्स लिए और उसके बाद उसका इंट्रायूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर उसको हम स्पर्म्स को डिपॉजिट कर देते हैं। बाय इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, ओपीडी प्रोसीजर। द अदर वे इज कि अगर हस्बैंड के ही स्पर्म्स लेने हैं तो हस्बैंड के स्पर्म काउंट लो है तो उसको हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके, सेंट्रीफ्यूज करके, और उसमें जब वो कॉन्सेंट्रेट है तो उसमें चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कंसीव करने के। तो हस्बैंड के स्पर्म से भी, मतलब, लेकिन डायरेक्ट हम इंट्रायूट्राइन ही इंसेमिनेशन करते हैं, दैट इज आईयूआई। ठीक है। एट टाइम्स क्या होता है, बहुत सारी, वेरी रेयरली पेशेंट को ये लगता है कि भाई स्पर्म काउंट बहुत ही लो है, चांसेस बहुत कम है हस्बैंड के से होने के, तो हम क्या करते हैं, डोनर और उसका मतलब हस्बैंड का स्पर्म मिक्स करके भी डालते हैं। ऑल्दो इट इज अ वेरी रेयर प्रोसीजर, वी नॉर्मली डोंट यूज इट। तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट हो जाता है कि हस्बैंड का ही बच्चा है या डोनर का बच्चा है, दैट वे। बट बेसिकली दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स इज आईयूआई। ठीक है, मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है। नेक्स्ट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ जिसको बोलते हैं। आपने बहुत सारे आईवीएफ क्लिनिक्स भी देखे हैं। उसमें क्या करते हैं कि जो मदर है उसका जो हम एग्स हैं उनको हम मेच्योर करते हैं और उनको हम रिट्रीव कर लेते हैं, एग रिट्रीव पहले हाइपर स्टिमुलेट करके, और बहुत सारे एग्स हम रिट्रीव कर लेते हैं साइकिल में, जब वो एग्स रेडी हो जाते हैं। इधर से हम डोनर जो है, स्पर्म, हस्बैंड का जो स्पर्म है वो हम वहां से स्पर्म्स लेते हैं। उसके बाद इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी हम उसको फर्टिलाइज करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। जब वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे आ जाता है उसको फिर हम वापस डिपॉजिट करते हैं इनसाइड द यूट्रस। So that means that is why it's also known as a test tube baby, because the baby is formed in a test tube outside the body. And then we deposit it inside the uterus of the mother. अब इस केस में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। नंबर एक, हो सकता है डोनर हस्बैंड हस्बैंड ही हो सकता है हस्बैंड ना हो। एग्स हो सकता है मदर के हो सकता है एग्स मदर के ना हो। क्योंकि अगर उनकी मदर में कोई प्रॉब्लम है या मतलब लेडी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम डोनर एग्स भी ले सकते हैं टू फर्टिलाइज। हस्बैंड का स्पर्म लिया, डोनर एग्स भी, ऑल दोस वेरिएबल्स आर पॉसिबल। एंड देन वी पुट देम इनसाइड द यूट्रस ऑफ द मदर। एक चीज और आती है कि यूट्रस में ही प्रॉब्लम है, देन व्हाट? देन वी गो इन फॉर सरोगेसी। सरोगेसी इज व्हाट? दैट पेशेंट इज टोटली अनरिलेटेड,
हम उसका सिर्फ यूट्रस यूज करेंगे, मतलब ये समझ लीजिए हम यूट्रस किराए पे ले रहे हैं 9 मंथ्स के लिए। हम एग उस मदर का लिया, एग ठीक है उसके, वो ले लिया, हस्बैंड का स्पर्म्स ठीक है वो ले लिया, बच्चा उन दोनों का है, लेकिन उसके यूट्रस में प्रॉब्लम है, तो हम किसी और XYZ लेडी के यूट्रस को 9 मंथ्स के लिए यूज करके उसमें हम उसको एम्ब्रियो को डिपॉजिट करते हैं। तो द बेबी ग्रोज इनसाइड द थर्ड मदर, द सेकंड मदर, एंड देन ऑल एग्रीमेंट इज साइंड बिफोर हैंड कि भैया जो बच्चा होगा उसमें उसका कोई राइट नहीं होगा। जो बच्चा पैदा होता है देन वो इट इज गिवन बैक टू द कपल जिनका वो बेबी था। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जो सरोगेट है कि उसके एग्स, उसका हम सिर्फ सरोगेट मींस ओनली वी यूजिंग द यूट्रस। अब एग्स डोनर के भी हो सकते हैं, एग्स मदर के भी हो सकते हैं, स्पर्म्स डोनर के भी हो सकते हैं, स्पर्म्स हस्बैंड के भी हो सकते हैं, एंड मतलब ऑल कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। सो दिस इज बेसिकली व्हाट आर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। अब हम आते हैं उस बिल पर जो संसद में डिस्कस हुआ। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर कोई हेल्थ केयर सुविधा है जिसका आप लाभ लेना चाह रहे हैं तो जरूरी है कि सरकार उसके लिए कुछ नियम बनाए ताकि आपके पैसों का या आपके शरीर को कोई नुकसान हो तो किसी की इसकी जवाबदेही रहे। तो इस बिल के मुताबिक पहले तो इसमें 2 तरह के संस्थान शामिल होंगे। एक तो वो क्लिनिक जो फर्टिलाइजेशन का काम करेंगे, दूसरा वो बैंक जो डोनेट किए हुए स्पर्म और ओवम को स्टोर करेंगे। दूसरा, एक नेशनल रजिस्ट्री बनाई जाएगी और वो देश में सभी ART क्लिनिक्स और बैंक्स की एक सेंट्रल डेटाबेस की तरह काम करेगी। राज्य सरकारें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज की नियुक्तियां करेंगी। क्लिनिक और बैंकों को सिर्फ तभी रजिस्टर किया जाएगा अगर वो दिए हुए नियमों का पालन करेंगे। अगर उनकी सुविधाएं ठीक नहीं होगी तो उनकी रजिस्ट्री जो है वो रद्द हो जाएगी। डोनेशन सिर्फ रजिस्टर्ड बैंक में हो सकेगा और ये बैंक सिर्फ 21 और 55 साल की आयु वाले पुरुष का सीमन और 23 से 35 साल की आयु की महिलाओं का ओवम ले सकेंगे। ओवम डोनर सिर्फ एक शादीशुदा महिला ही हो सकती है जिसका खुद का एक जीवित बच्चा हो कम से कम 3 साल का। कोई महिला सिर्फ एक बार डोनेशन कर सकती है और उस डोनेशन में 7 से ज्यादा बार एक्सट्रैक्शन नहीं किया जा सकता। बैंक सिंगल डोनर से प्राप्त स्पर्म या ओवम को एक से अधिक कपल को नहीं दे सकते। ART की सुविधा लेने वाला कपल डोनर को बीमा यानी इंश्योरेंस देगा। भ्रूण ट्रांसफर करने के पहले उसके लिंग की जानकारी करना अपराध होगा। भ्रूण ट्रांसफर करने के पहले यह जांच करनी होगी कि वो भ्रूण स्वस्थ है या नहीं, उसमें कोई जेनेटिक बीमारी होने की आशंका तो नहीं है। तो अब ये तो है कुछ मोटे मोटे नियम। इसके अलावा कई सारे स्पेसिफिक नियम भी हैं जो मोस्टली भ्रूण की खरीद फरोख्त को लेकर बने हैं और उसे अपराध के दायरे में रखते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो सब हो गई अच्छी बातें, लेकिन सब बातें अच्छी नहीं है। बिल के पास होने के पहले इसका भरसक विरोध हुआ। क्यों? LGBTQ राइट्स के चलते। विपक्ष का कहना है कि ये बिल समलैंगिकों, ट्रांसजेंडर्स और सिंगल पिताओं को पूरी तरह से इग्नोर करता है। सबसे पहले आप सुनिए कांग्रेस MP कार्ति चिदंबरम को। So our Puranas have unconventional births are mentioned in our Puranas throughout. This government always says it draws inspiration from these Puranas. But sir, this law which they have drafted is not inspired by the liberal Hindu epics. In fact, this law has been drafted by somebody who's got a regressive colonial Victorian mindset. This law only allows married people to have access to this technology. It does not allow LGBTQ people to have access to this technology. This does not allow single men to have access to this technology. So this law is actually a Victorian law. It is not a Hindu law. So don't ever say you are a government which is actually propagating Hindu values. If Hindu values are there, it's a liberal value. You are in fact propagating a Victorian colonial value. LGBTQ population, live-in couples, single men must also have access to this technology if they choose to be fathers. Sir, this law is discriminatory. This law violates Article 14 of the Constitution, as well as the Puttaswamy judgment of the Honorable Supreme Court. The liberty of procreation and choice of family life are an intrinsic aspect of fundamental right to privacy. Every individual who is mentally and physically fit to be a parent and financially able to do must be able to avail these technologies, and you cannot discriminate people by the lifestyle choices they make and deny them access to this technology. TMC की काकोली घोष और NCP की सुप्रिया सुले ने भी काम की बातें कही, वो भी सुनिए। Nearly 60 million people of this country of adult age group, they were waiting for legislation because nearly 60 million people at a time of the reproductive age group in this country suffer from infertility
which is unable to bear a child after 1 year of unprotected coitus. The exclusion of single parents, transgenders and LGBT couples at this age should be brought in. They also have a right to become parents. Extracorporeal fertilization, that is what ART is. That is fertilization outside the human body. We all feel that besides the couples who want the children, there are a cross-section of single people in this country today who want to have children, especially the LGBTQ community and a single father, which I think Karti Chidambaram talked about. To which Hina Gavit clarified that because of the 2007 adoption rule, single men cannot adopt a girl, and because they cannot adopt a girl, they cannot have this, they cannot avail to this bill. I think this is something we as a society need to introspect. Just because he's a man, I agree, I think we'll have to talk to the Women and Child Minister. I'd request the Honorable Minister to speak to the Women and Child Ministry. Maybe a lot of us can also help and contribute and work out a discussion, extend this, but I think we should not deprive any human being who deserves or wants to have a child. So I think just to leave any man out, just because there are some adoption rules, rules are made by all of us. And they have to be inclusive. That's the beauty of legislation. इस मामले को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने बात की LGBTQ एक्टिविस्ट जीत से, जो कई साल से इस दिशा में काम कर रही हैं। ये बिल डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा है कि सिर्फ शादीशुदा हेटेरोसेक्सुअल लोग जो है, मतलब एक स्त्री और पुरुष जो मैरिड है, सिर्फ वही, और सिर्फ जो सिंगल औरतें हैं, सिर्फ वही असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे IVF और सरगसी को एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों के अलावा बाकी जितने सारे हम भारत के नागरिक हैं, मेरे जैसे, हम इन टेक्नोलॉजीज का यूज नहीं कर सकते। तो अगर हम में से किसी को इन फ्यूचर में, या अभी हम चाहते हैं कि हमारा परिवार हो, हमारे परिवार में हमारे बच्चे हो, तो उस टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये बिल बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है, और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इसके पीछे इनका क्या लॉजिक होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं एक बुरा फादर होऊंगा या मैं किसी बच्चे का ख्याल नहीं रख सकता। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, आई कैन से कि मैं साउंड माइंड का हूँ, और मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। और आपने सुना होगा गौरी सावंत जी का नाम, वे एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है। वो तो एक ऑर्फनेज चलाती है सारे ऐसे बच्चों के लिए जिनको अपने खुद के माँ बाप ने अलग कर लिया है या अपने साथ नहीं ख्याल रख सकते। तो जब एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति इतना बड़ा ऑर्फनेज खुद चला सकती है, तो मुझे बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आता कि सरकार के दिमाग में क्या चलता है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि हमको ऐसे टेक्नोलॉजी से दूर रखा जाए, बल्कि बाकी लोगों को इसका एक्सेस मिल पाए। भारत में जो अडॉप्शन राइट्स हैं, उसे लेकर जीत का क्या सोचना है, मैंने ये भी जाना। अडॉप्शन के बारे में भी मेरा सेम ही मानना है कि टाइम आ गया है कि ये जो रूल्स है अडॉप्शन के, उसे अपडेट कर दिया जाए। मुझे ये बिल्कुल नहीं समझ में नहीं आता कि अगर मुझे हक है एक लड़के को अडॉप्ट करने का, तो मैं एक लड़की या किसी दूसरे जेंडर के बच्चों को क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकता। इसके पीछे मुझे लगता है ये ख्याल है, जिन्होंने भी रूल बनाए होंगे कुछ सालों पहले, उन्हें लगता होगा कि बच्चियों को बचाना चाहिए किसी भी तरह के शोषण से, मर्दों से, इसलिए उन्होंने शायद ऐसा रूल बनाया हो। लेकिन ये बहुत ही रूल बनाने के पीछे जो उनकी भावना है, वो लोग ये भूल गए हैं कि कुछ ऐसे भी हैवानियत टाइप के मर्द होते हैं जो लड़कों पे भी अत्याचार कर सकते हैं, वो बाकी दूसरे जेंडर्स के लोगों पे भी अत्याचार कर सकते हैं। तो ये जो सेग्रीगेशन होता है जेंडर बेस्ड, ये मुझे समझ में नहीं आता। अगर मैं अडॉप्ट करना चाहूँ तो मैं किसी लड़की को या किसी दूसरे जेंडर के बच्चों को भी उतना ही प्यार दूंगा और उतने ठीक से रखूंगा जितना मैं किसी लड़के को रख सकूंगा। तो ये लॉजिक तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। ऊपर से मुझे ये भी बिल्कुल समझ में नहीं आता कि चलो मैंने एक लड़के को अडॉप्ट कर ही लिया, लेकिन अगर मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरा पार्टनर है तो मैं अडॉप्ट नहीं कर सकता, ऐसा क्यों? तो मैंने एक्चुअली कारा जो है, जो ये सेंटर जो है जो रेगुलेट करता है अडॉप्शन इंडिया में, उनको कांटेक्ट किया था कुछ साल पहले और अपनी डिटेल्स प्रोवाइड किए थे, अपने जॉब के बारे में बताया था, और रिक्वेस्ट डालने से पहले जो इंक्वायरीज कर सकते हो उसमें पूछा था कि क्या मैं अडॉप्शन के लिए एनरोल कर सकता हूँ, और उन्होंने कहा था हाँ आप कर सकते हो। फिर मैंने डिस्क्लोज किया कि लेकिन मैं एक गे आदमी हूँ,
तो क्या मैं फिर भी कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ आप कर सकते हो, क्योंकि हमारे रूल्स में वैसा तो कुछ लिखा नहीं है सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में। और मैंने फिर पूछा कि अगर मेरा अभी कोई बॉयफ्रेंड है या फ्यूचर में मेरा कोई हस्बैंड या पार्टनर हो, तो क्या फिर भी मैं उस बच्चे की कस्टडी अपने साथ रख सकता हूँ? तो उन्होंने बड़ा ही अनक्लियर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं है, अगर फ्यूचर में आपकी फैमिली सिचुएशन चेंज हो जाए, आपके परिवार में और लोग आ जाए, तो हम इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं कि बच्चे ठीक है या नहीं। तो उसके अंडर अगर हमें लगा कि आपका परिवार सेफ नहीं है, तो हम आप बच्चे की कस्टडी आपसे ले सकते हैं। तो मुझे ये बहुत ही अपसर्ड लगता है कि जब आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हो किसी एक लड़के को संभालने के लिए, तो अगर मेरा पार्टनर है जिसके साथ मैं जिंदगी बिताना चाहता हूँ, तो आप हम दोनों को क्यों नहीं अलाउ कर सकते? और ऐसा नहीं है कि ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं है इस दुनिया में जहाँ पे गे पेरेंट्स हो या लेस्बियन पेरेंट्स हो, उन्होंने बच्चों को रेस नहीं किया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। इनफैक्ट इंडिया में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर्स दूसरे कंट्री के हुए हैं, उन्होंने दूसरे कंट्री में जाके या फिर कहीं और से सरगसी के थ्रू या अडॉप्शन के थ्रू अपना परिवार बढ़ाया है, बच्चे अडॉप्ट किए हैं और वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं। तो ये डेफिनेटली टाइम आ गया है ये सारे रूल्स चेंज करने का। जीत, इंडिया जैसे कल्चर में क्वियर कम्युनिटी को मैरिज राइट्स ही नहीं है, ऐसे में किड्स राइट मांगना क्या एक फार फेच्ड आइडिया नहीं लगता है? मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा फार फेच्ड है, क्योंकि और फिर से ये मेरा सोचना है कि मैं नहीं मानता कि किसी बच्चे की परवरिश करने के लिए शादीशुदा होना जरूरी है। मैं किसी लिव इन पार्टनर के साथ भी रह सकता हूँ, मेरे अलग अलग पार्टनर्स भी हो सकते हैं मेरे लाइफ टाइम के दौरान। तो मैं जरूरी नहीं मानता कि अगर मैंने लीगली शादी की है तो ही मुझे हक है फादर बनने का। तो इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये आइडिया फार फेच्ड है, जिसको अभी ऐसे लगता है कि वे किसी बच्चे की देखभाल कर सकते हैं, अच्छे से उनको बड़ा कर सकते। और इंडिया में ऑर्फनेजेस में आप जाके देखोगे तो बहुत बुरी कंडीशन है। बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनको किसी अच्छे घर में जाके बड़ी अच्छी परवरिश मिल सकती है, उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। लेकिन अभी के प्रोसेसेस ऐसे हैं कि हम जैसे बहुत सारे जो गे कम्युनिटी के लोग हैं जो चाहते हैं कि हम अडॉप्ट करें, हमको ये प्रोविजन अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे जिन्हें हम अच्छी परवरिश दे सकते थे, हम नहीं दे पाते। तो मैरिज राइट्स तो आते रहेंगे, वो केस तो ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अडॉप्शन राइट्स या सरगेसी राइट्स शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मैरिज राइट्स, क्योंकि जैसे मैंने कहा जरूरी नहीं है कि शादीशुदा लोग ही बच्चों का अच्छे से देखभाल और परवरिश कर सकते हैं। तो भाई स्वीटी और पप्पू के लिए चीजें मुश्किल होते हुए भी आसान हैं, क्योंकि आम भाषा में कहें तो वो स्ट्रेट हैं, लेकिन माता या पिता बनने की ख्वाहिश कोई भी रख सकता है। इसमें उनकी सेक्सुअलिटी यानी उनकी लैंगिकता यानी वो किस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं ये मैटर नहीं करना चाहिए। आज हमने एक क्वियर मुद्दे से जुड़े हुए विषय पर बात की। हम ऐसे कई विषयों को कवर कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। हम ऐसे कितने ही टर्म्स रोज बोलते हैं, जैसे क्वियर, फेमिनिज्म, फेमिनाजी जो सोशल मीडिया पर हमें बुलाया जाता है, ट्रांसजेंडर, होमोसेक्सुअल, ये अलग अलग शब्द हैं जेंडर से जुड़े हुए जो कई बार हो सकता है आपको समझ नहीं आते हो। तो हमारी टीम ने तय किया है कि हम आपके लिए एक ऐसे ही शब्दों की पाठशाला लेकर आएंगे, इन शब्दों की सूची बनाएंगे। अब इस पाठशाला में आपको कौन से शब्दों के बारे में जानना है जो आप सुनते तो हैं सोशल मीडिया पर लेकिन समझ नहीं पाते हैं, वो आप हमें बताइए। कुछ हमने शब्द ऑलरेडी इसमें लिख रखे हैं, कुछ आप हमें भेजिए। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है ये आप बताएं कमेंट सेक्शन में। देखते रहें ऑर्डिनरी। शुक्रिया।